फैसल वाडा की गैर मशरूत माफी सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर ली है। इससे पहले मुस्तफा कमाल तो पहले ही पेशी में गैर मशरूत माफी मांगकर निकल गए थे। फैसल वाडा ने समात में अतर मनल्ला की जानिब से खुद को प्रॉक्सी कहने पर एहतजाज किया है। लेकिन आप अदालत में कितना के एहतजाज कर सकते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन वो बात रिकॉर्ड पर जरूर ले आए कि अदलिया की जानिब से भी उन्हें प्रॉक्सी कहा गया है, जो उनकी तौहीन है। लेकिन जहाँ तौहीन अदालत का कानून है, वहाँ तौहीन इंसान का तो कोई कानून नहीं है। अगर आम शहरी की, पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियन की कोई तौहीन हो, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उनकी तौहीन की खुली इजाज़त। बहरहाल एक तरह से ये चैप्टर क्लोज़ हो गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई का शोकाज़ हुआ, उन्होंने माफ़ी माँगी, बात माफ़ी कबूल हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन मेरे नज़दीक ये बात खत्म नहीं हुई है। देखिए, समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तवज्जो रऊफ हसन की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ दिलाई, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर जस्टिस आमिर फारूक को निशाना बनाया गया और उनकी तौहीन की गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल ने अतर मनल्ला और दीगर जजेस को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना बनाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर आपने इन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की है, तो रऊफ हसन पर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, ताकि बराबर ही समझ आ सके कि अदालत का रवैया सबके साथ एक जैसा है। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ यकसा निज़ाम इंसाफ पर कायम है, तो रऊफ हसन को भी शोकाज करें। काजी फायज ईसा ने इसके जवाब में कहा कि मेरी ज़ात ज़ात पर जो तनकीद हो या मेरी ज़ात की जो तौहीन की जाए, मैं उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करता। माज़रत के साथ मैं काजी फायज ईसा साहब के इस मौक़िफ़ का हामी नहीं, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ अमीर और गरीब को बराबर इंसाफ मिलना है, मकबूल और गैर मकबूल को बराबर इंसाफ मिलना है, बड़े और छोटे को गैर बराबर इंसाफ मिलना है, काले और गोरे को बराबर इंसाफ मिलना है। बराबर इंसाफ की बुनियाद पर निज़ाम इंसाफ कायम है कि किसी को किसी पर तरजीह हासिल नहीं। इसी तरह अतर मिनल्ला को काज़ी फ़ायज़ ईसा पर तरजीह हासिल नहीं है। अगर अतर मनीला साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तौहीन अदालत की कार्रवाई अदलिया करती है, कार्रवाई, तो फिर काजी फायज ईसा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी अदलिया को तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। ये कैसा है कि एक जज की इज्जत तो बहुत कीमती है और दूसरा जज कहता है कि मेरी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं, आप मेरी बेइज्जती करते रहें। भाई, ये कोई ज़ात की बात तो है नहीं, ये तो तौहीन अदालत का कानून है। आप तौहीन अदलिया का कानून है, आप उसके तहत कार्रवाई करते हैं। कोई तौहीन अतर मनल्ला और तौहीन काज़ी फ़ायज़ ईसा का कानून तो नहीं है ना, ये तौहीन अदालत का कानून है जिसके तहत आप कार्रवाई करते हैं। और इस कानून का निफ़ाज़ यकसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ये कोई बात तो नहीं है कि एक जज कहे कि मैं पाकिस्तान को खुद को गालियाँ निकालने की इजाज़त देता हूँ, लिहाज़ा आप मुझे जितना मर्ज़ी मेरी तौहीन कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा जज कहे नहीं, मैं इजाज़त नहीं देता, मैं आप मेरी करेंगे तो मैं आपको सज़ा दे दूँगा। ये ऐसी है जैसे एक जज कह दे कि मेरी अदालत में कत्ल के मुकदमे मुल्ज़म बरी होंगे, दूसरा अदालत कह दे कि मेरी अदालत में कत्ल के मुल्ज़िमों को फांसी होगी। एक अदालत कह दे कि मैं चोरों के हाथ काटूँगा, दूसरी अदालत कह दे कि मैं चोरों को बरी करूँगा। जजिस के कानून जजिस की मर्ज़ी के मातहत नहीं है। कानून पाकिस्तान का है और यकसा नाफ़िज़ है। एक जैसा नफ़ाज़ उसका अदलिया का फ़र्ज़ है कि अदलिया ने सबको एक जैसा बराबर इंसाफ़ देना है। अगर आप रऊफ़ हसन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो फिर आपको फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को भी नोटिस देने का कोई हक हासिल नहीं। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि एक को खुली छुट्टी है और एक साइड को खुली छुट्टी है, एक साइड को पे सख्ती है। पहले ही नून लीग का ये मौक़िफ़ है कि तौहीन अदालत की सज़ाएँ उनके लिए हैं, पीटीआई के लिए नहीं है। इमरान खान को हमेशा माफ़ी मिली है, पीटीआई को हमेशा माफ़ी मिली है, हमें हमेशा सज़ाएँ मिली हैं। तो ये अदलिया का जो रवैया है, वो बराबर और यकसा की बुनियाद पर होना चाहिए, और मैं समझता हूँ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को अपने इस मौक़िफ़ पर नज़रसानी करनी चाहिए और उनको ये तौहीन अदालत के कानून के यकसा निफ़ाज़ की पॉलिसी बनानी। अमरीकी सदारती इंतख़ाब फाइनल रेस में शुरू हो गया, सदारत की डिबेट शुरू हो गई। दोनों उम्मीदवार जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहली डिबेट हो गई है। अमूमी राय यही है कि ये डिबेट डोनाल्ड ट्रंप भारी अक्सरियत से जीत गए हैं। अप्रूवल रेटिंग्स में 67% अप्रूवल रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की आई है। 33% रेटिंग जो बाइडेन की आई है। खुद बाइडेन के सबसे बड़े हामी बराक ओबामा ने भी इसको एक बुरी डिबेट करार दिया है और उनके नज़दीक भी ये अच्छी नहीं रही है। बाइडेन का इस डिबेट से साख मज़ीद कमज़ोर हुई। उनके कैंडिडेचर को नुकसान पहुँचा है इस डिबेट से। मैं ये नहीं समझता कि इस डिबेट के नतीजे में ट्रंप को नुकसान हुआ है। इस डिबेट के नतीजे में
इस डिबेट के नतीजे में नुकसान तो जो बाइडेन का ही हुआ है। अब लोग समझते हैं आगे क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन जाएँगे? डोनाल्ड ट्रंप को 11 जुलाई को सज़ा भी हो देनी है न्यूयॉर्क के जज ने, और वो डेमोक्रेट स्टेट है, वहाँ से उनको सख्त सज़ा भी हो सकती है। और भी मुकदमात हैं उनके ऊपर जिनकी सज़ाएँ नवंबर से पहले, नवंबर के बाद आ सकती हैं। उनके ऊपर भी 100 के करीब मुकदमात हैं। ये राय भी है कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता रोक रही है। कितनी कामयाब होगी, कितनी नाकाम होगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाएँगे? देखिए, मेरी राय में अमेरिकी कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनने से रोका जा सके। अगर सज़ा भी हो जाए, वो जेल चले जाएँ, तो वो जेल से भी सदर का इलेक्शन लड़ सकते हैं। पाकिस्तानी कानून नहीं है। अमेरिका में सज़ा याफ्ता आदमी भी सदर का इलेक्शन लड़ सकता है जेल से। वो जेल से ही मुंतखब होगा, जेल में ही हलफ लेगा और जेल से बैठ के ही सदारत चलाएगा। ये ज़रूर है कि इलेक्शन जीतने के नतीजे में उसकी रिहाई तो नहीं हो सकती, लेकिन वो सदर हो सकता है जेल में बैठ के। तो क्या ट्रम्प जेल में बैठ के सदर होंगे? अब सवाल ये है कि अगर अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट उनका रास्ता ना रोक सकी, तो क्या अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट हार जाएगी और ट्रम्प जीत जाएँगे? मैं इसको मुख्तलिफ नज़र से देखता हूँ। मेरी राय में अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रम्प को मुसलसल कमज़ोर कर रही है। अगर अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रम्प को सदारत की रेस से आउट ना भी कर सके, तो वो डोनाल्ड ट्रम्प को इतना कमज़ोर ज़रूर कर लेगी कि वो एक मज़बूत सदर नहीं होंगे। वो इतनी मुश्किलात में घिरे होंगे, 100 मुकदमात होंगे, सज़ाएँ होंगी, खौफ होगा कि वो एक मज़बूत सदर के तौर पे अमेरिका में एक्ट नहीं कर सकेंगे, बल्कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के ताउन की हर वक़्त ज़रूरत होगी और उस ताउन की एस्टेब्लिशमेंट उनसे मुसलसल कीमत वसूल करती रहेगी। जो सदर हर वक़्त एस्टेब्लिशमेंट से अपनी बका के लिए मोहताज होगा, वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकता। एक तरफ मुकदमात से लड़े होंगे, साथ-साथ एस्टेब्लिशमेंट से लड़ेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसलिए मेरे ख़्याल में जहाँ अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट अगर उन्हें रेस से बाहर नहीं भी कर सकी, तो आप इतनी जीत ज़रूर उनकी समझिएगा कि वो एक बहुत ही कमज़ोर ट्रंप को अमेरिका का सदर बनाएँगे। ये कोई मजबूत ट्रंप नहीं होगा, जो मेरा मतलब है कि आकर अपने एजेंडे को और अपने इंतकामी कार्रवाई को या सब कुछ को जिसने उस पे मुकदमे बनाए हैं उनका निशाना बनाए। वो ये कॉम्प्रोमाइजिंग सदर होगा अमेरिका का, जो मोहताज होगा एस्टेब्लिशमेंट का और मुख्तलिफ जगह ताउन का। तो इसलिए मुझे जहाँ ट्रंप सदर बनते नज़र आते हैं, वहाँ वो एक कमज़ोर सदर के तौर पर भी सदर बनते नज़र आते हैं। मुझे तो वो जोए बाइडेन से भी कमज़ोर सदर नज़र आएँगे और जिन लोगों का ख़्याल है ना ट्रंप आएगा तो लग पता जाएगा। मेरे ख़्याल में ट्रंप आएगा तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका में ज़्यादा मज़बूत नज़र आएगी और उनकी पॉलिसियाँ ज़्यादा पर ज़्यादा अमल होता नज़र आए। कौमी असेंबली ने अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद के जवाब में करारदाद मंज़ूर कर ली है, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद का जवाब दिया गया है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात की गई है, अमेरिकी करारदाद को मुस्तरद किया गया। सफ़ारती आदाब के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक कार्रवाई है। अगर उनकी पार्लियामेंट ने हमारे बारे में कोई करारदाद पास की है, तो हमारी पार्लियामेंट उनके बारे में करारदाद पास कर सकती है। मुल्कों के सफ़ारती ताल्लुकात में ऐसे ही जवाब दिया जाता है। वो हमारा सफ़ारतकार निकालेंगे, तो हम उनका सफ़ारतकार निकालेंगे। वो अपनी ब्रीफिंग में हमारे बारे में कमेंट करेंगे, तो हम उनके बारे में कमेंट करेंगे। इस तरह सफ़ारती डिप्लोमैटिक रिलेशंस में इसी तरह रेसिप्रोकेट किया जाता है, यही तरीक़ाकार है। इ इब आदाब भी यही हैं, लिहाज़ा मेरे ख़्याल में अमेरिका इसको कोई ख़ास माइंड नहीं करेगा इस करारदाद को। वैसे भी अमेरिकी ये करारदाद अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसी की अक्कास नहीं थी, क्योंकि इस करारदाद के बाद कोई अमेरिकी हुकूमत ने या अमेरिकी दफ़्तर ख़ारजा ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने, पेंटागन ने, व्हाइट हाउस ने कोई इसकी तौसीक या तस्दीक नहीं की है। उन्होंने इसको इसके ऊपर ये नहीं कहा कि हम इस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात अमेरिका कबूल कर चुका है। जो बाइडेन ने शहबाज शरीफ को खत लिखकर मुबारकबाद दी थी। अमेरिकी हुकूमत उसके बाद मुसलसल पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। हर सतह पर ताउन हो रहा है, बातचीत हो रही है। IMF का प्रोग्राम में भी पिछली जो किस्त आई है, उसमें भी अमेरिकी किरदार नज़र आया था। अब भी अमेरिकी सफ़ीर रोज़ मिल रहे हैं, उनकी डार साहब से मुलाकात हुई है। तो मुझे इस करारदाद और अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसी में फ़र्क नज़र आता है। इसलिए जिन लोगों का ये ख़्याल है कि इस करारदाद के बाद कोई IMF का प्रोग्राम रुक जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। जिन लोगों का ख़्याल है कि इस करारदाद के अमेरिकी करारदाद के बाद को पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लग जाएँगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अमेरिकी हुकूमत ऐसे किसी मूड में नहीं है और ये अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसी भी नहीं है।
अब इसकी एक और तनाजुर में भी देखें कि अमेरिका में इस वक़्त इंतखाबात होने जा रहे हैं, नवंबर में इंतखाबात हैं। आधी कांग्रेस ने भी चले जाना है, कांग्रेस के आधे अरकान भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इलेक्शन ईयर है वहाँ पे, सदारती इंतखाब भी हो रहा है, कांग्रेस के इंतखाबात भी हो रहे हैं, सेनेट के इंतखाबात भी हो रहे हैं। तो इसलिए ये आउटगोइंग गवर्नमेंट है, इस तरह की भी राय है कि ये शायद गवर्नमेंट रिपीट ना हो सके, ट्रम्प आ जाएँ, तो लिहाज़ा पॉलिसी वहाँ कोई इस वक़्त ऐसी नहीं है कि जिसे आप कहें कि इस वक़्त अमेरिका कोई लंबी पॉलिसी और वाज़ेह पॉलिसी बनाने की पोज़ीशन में है। अमेरिका में सब कुछ नवंबर तक देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अच्छा नवंबर के बाद फैसला करेंगे। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में इस करारदाद के नतीजे में फ़िलहाल पाकिस्तान पर कुछ ज़्यादा असर नहीं आएगा अमेरिकी करारदाद के असर में और जो जवाबी करारदाद पाकिस्तान ने कबूल किया है, उस पे भी कोई अमेरिकी नाराज़गी नहीं होगी। डिप्लोमैटिक रिलेशन में इसे एक नॉर्मल एक्टिविटी समझा जाएगा और ये अलबत्ता ज़रूर है कि पाकिस्तान ने जवाब दिया है, रिस्पॉन्ड किया है। जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि अमेरिका की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, वो आज अमेरिकी मुदाखलत पर तालियाँ बजा रहे हैं, वो आज अमेरिकी मुदाखलत के कंधों पर चढ़कर पाकिस्तान में हुकूमत हासिल करना चाहते हैं। ये बात तो अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद से ज़रूर साबित हुई है कि तहरीक-ए-इंसाफ अमेरिका के कंधों पर बैठकर पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल करना चाहती है। तहरीक-ए-इंसाफ की कोशिश है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाकर तहरीक-ए-इंसाफ को इक़्तिदार दिला दे। अमेरिका जो है इमरान खान की रिहाई में किरदार अदा करे। अमेरिका जो है पाकिस्तान की फ़ौज को इतना मजबूर कर दे कि वो तहरीक-ए-इंसाफ को इक़्तिदार में लाने के लिए और इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए मजबूर हो जाए। ये तहरीक-ए-इंसाफ की कोशिशें इस कांग्रेस की करारदाद से ज़रूर सामने आई हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है? मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि पेंटागन की पॉलिसी में ये शामिल है कि वो तहरीक-ए-इंसाफ को इक़्तिदार में लाने के लिए पाक फ़ौज और अमेरिकी पेंटागन के दरमियान कोई ताल्लुकात ख़राब होंगे। मुझे पेंटागन और जीएचक्यू के ताल्लुकात में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती इस करारदाद से। मुझे स्टेट डिपार्टमेंट और पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस के दरमियान ताल्लुकात में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में इस करारदाद से जितनी उम्मीदें तहरीक-ए-इंसाफ ने लगाई हैं, वो पूरी नहीं होंगी। पाकिस्तान को भी इसकी हैसियत का अंदाज़ा था कि इसकी हैसियत एक इख़लाक़ी से ज़्यादा नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान ने कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स जवाबी करारदाद दी है। इसकी एक सियासी की फ़तह भी होगी कि हमने तो देखें अमेरिका को मुँह तोड़ जवाब दिया है, करारदाद के जवाब में करारदाद लेकर आए हैं। और दूसरी तरफ हालात का भी सबको अंदाज़ा है कि ना अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तानी करारदाद को संजीदगी से देख रही होगी, ना ही अमेरिकी हुकूमत जो है अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद को संजीदगी से देख रही होगी।